गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 11वीं का अर्थशास्त्र। अभी आपकी पढ़ाई ऑनलाइन ही चलेगा। जब तक शासन अनुमति न दे तब तक आपको ऐसी ही पढ़ाई करनी है। इसके लिए आपको पुस्तक बता दिए हैं, नोटबुक खरीदना है और कॉपी आपका 300 पेज खरीद लेना है। जैसे जैसे मैं नोट्स बताते जाऊंगी वैसे वैसे कॉपी में आपको लिखना है। अगर ज्यादा दिक्कत है, पुराने साल जो बच्चे पढ़े हैं उनसे बुक ले लीजिए और कॉपी की भी व्यवस्था उन्हीं से कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं हम इकाई 1 का अर्थशास्त्र एक प्रस्तावना। अर्थशास्त्र एक ग्रीक भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। आइकस और नोमोस से हुई है। आइकस का अर्थ होता है परिवार, जबकि नोमोस का अर्थ होता है प्रबंध। परिवार के मुखिया के सम्मुख अपने परिवार के जो जितने भी आवश्यकता है, जो उनकी जरूरतें होती है उनको कैसे वो पूरा कर सकता है अपने आय के हिसाब से। आय क्योंकि सीमित होता है, सीमित आय में वो अपने परिवार के जितने भी आवश्यकता है उसको किस प्रकार पूरी कर सकता है, प्रबंध कर सकता है। इसीलिए इसको अर्थशास्त्र को हम परिवार के मुखिया या परिवार द्वारा किए गए प्रबंध के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र की अवधारणा दिया गया है। इसमें दो बताए गए हैं, पाश्चात्य भारतीय और पाश्चात्य अर्थ में चिंतन। तो अब हम पढ़ेंगे पाश्चात्य भारतीय विचार, जो बहुत पुराने जो भारतीय हुआ करते थे उनका विचार, और जो बाद में आए भारतीय जो चिंतक उनके बारे में पढ़ेंगे। दो है, बहुत पुराने हमारे जो भारतीय आए उनके बारे में, फिर अभी जो भारतीय आए हैं जो इस बारे में मंथन किए हैं, विचार किए हैं, गुना भाग किए हैं, इनको जानने समझने की कोशिश किए, उनके बारे में जानेंगे। तो पाश्चात्य में सबसे पहले आता है कौटिल्य का। कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इसको चाणक्य भी कहते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। वो इतने गुणी थे कि वो अपने आप में ही एक नाम चिन्ह, उसके नाम से लोग पहचान बताते हैं। कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है और चाणक्य के नाम से जानते हैं। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्र पुस्तक का निर्माण चाणक्य ने ही किया था। सबसे शुरुआत विषय दिए थे चाणक्य ने ही। तो वो जो विषय दिए थे, जिस बारे में विचार किए थे, अर्थशास्त्र में क्या क्या उनकी विशेषता थी या कौन कौन से विषय रखे थे, वो हम पढ़ेंगे। पहले दिया है वरत। वरत को देखेंगे। कौटिल्य ने अपनी कृति अर्थशास्त्र के प्रथम अध्याय वरत शब्द का उल्लेख किया है। प्राचीन आर्थिक विचारकों ने इस शब्द का विवेचन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के रूप में किया है। कौटिल्य ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि, व्यापार एवं पशुपालन को सम्मिलित किया है। वरत में कृषि, व्यवसाय और पशुपालन को वरत में सम्मिलित किया है। जितने भी उसने विचार रखा है, कौन कौन से क्या क्या कार्य है, सभी कार्य को बांटा है और सबके प्रति सही, इसमें जो राजा होते हैं, राजा का कर्तव्य बताया गया है कि सबकी मदद करना, क्योंकि देश जनता से बनता है और जनता देश में राजा को चलाता है, उसी का है। फिर उसके बाद करारोपण। जितने भी कर लिया जाता है, भूमि पर, व्यापार पर, लेन देन पर, सीमा शुल्क, जो भी कर लिया जाता है वो भी अर्थशास्त्र में जोड़ा गया। क्योंकि जनता है, व्यापार करेगा, कृषि करेगा, ठीक है, पशुपालन करेगा, उससे कर के रूप में किसको मिलता है? फिर राजा को मिलता है। राजा उस धन से फिर देश को चलाता है। राजा के पास कहीं से नहीं आता, कहाँ से आता है? कर। कर के रूप में वो जनता से लेता है, फिर उसी कर का पैसा वो सामाजिक सुधार या समाज कल्याण के रूप में वो खर्च करता है। तो इसका अधिकार सरकार को मिलता है, राजा को मिलता है। तीसरा दिया है श्रम कल्याण। लोग श्रम करते हैं, श्रमिक होते हैं, उनके लिए है। श्रम कल्याण के संबंध में कौटिल्य का मत था कि श्रमिक के पारिश्रमिक की मध्य समय, स्थान एवं दशाओं को ध्यान में रखकर निश्चित की जानी चाहिए कि वे चाहते थे कि श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम जीवन निर्वाह सिद्धांत के अनुसार तय किया जाना चाहिए। श्रमिक का भी कल्याण होना चाहिए। जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए उसको मेहनताना मिलता है कि नहीं, उसके लिए समय निश्चित किया जाना चाहिए। ये नहीं कि समय ज्यादा लो, काम ज्यादा लो और पैसा कम दो।
तो अभी ये नियम बना है, परंतु ये इसके बारे में पहले ही कौटिल्य ने सोच रखी थी कि श्रमिक से कितने समय तक काम लिया जाए और उनको उनके जीवन निर्वाह के लिए कितना पैसा पारिश्रमिक दिया जाए, क्योंकि काम हम ज्यादा लेंगे और उसे पैसा कम देंगे तो उसका जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। इसीलिए इसके बारे में उन्होंने पहले ही सोच रखी है। चौथा देखते हैं कृषि। कृषि में कहा गया है राज्य के सभी व्यवसाय निम्न 3 वर्गों में विभाजित है, कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य। कृषि सबसे महत्वपूर्ण है। कृषि के सुधार के लिए राजा को बेकार भूमि जो होती है, जो बंजर भूमि होती है, सरकार को चाहिए, क्योंकि जितनी भी बंजर भूमि है वो सरकार की होती है। पहले राजा का होता था, अब सरकार की है। तो कहते हैं कि जितने भी बंजर भूमि है वो किस कृषकों में बांट देनी चाहिए, उसको वो सुधारेंगे, उसमें खेती करेंगे तो हमारे यहाँ अन्न की उपज बढ़ेगी, कृषक को भी फायदा होगा और उससे कर रूप में राजा को भी फायदा होगा, क्योंकि जितने अधिक कृषि होगा उतने ही लोगों के लिए खाद्य पदार्थ मिलेगा। 5वां दिया है दास प्रथा। कौटिल्य ने दास प्रथा का पूर्ण विरोध किया है। उनको लगता है कि संपूर्ण जगत में मानव जाति किसी प्रकार का दास नहीं होगा, सब अपनी मर्जी से अपना काम निश्चित करेगा, अपने काम के बदले उसको मेहनताना मिलेगा, कोई किसी का दास बनाकर नहीं रखेगा। 6वां दिया है व्यापार एवं औद्योगिक नीति। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में व्यापार एवं औद्योगिक नीति का विवेचना राज्य व्यवस्था के ध्यान में रखकर किया है। कौटिल्य के अनुसार राज्य तभी सुदृढ़ होगा जब उसके कोष में पर्याप्त धन होगा। वे स्वतंत्र व्यापार नीति के समर्थक थे, किंतु उन्होंने सुझाव दिया था कि व्यापारिक वस्तुओं पर कर अवश्य लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इस कर से राजकोष में धन की पर्याप्त पूर्ति की जा सकती है। क्योंकि जब तक राजकोष में रुपए पैसा धन नहीं रहेगा, राजा का काम सुचारू रूप से नहीं चलेगा और ये व्यापार एवं औद्योगिक बढ़ावा से ही मिलेगा। जितना व्यापार बढ़ेगा, औद्योगिक बढ़ेगा, तभी राजा को उससे कर के रूप में पैसा मिलेगा और उसी पैसे का सरकार राजा जो है उसको बहुत सारे सामाजिक कार्य में खर्च तो करता है, साथ ही साथ अपने देश की सुरक्षा में भी उसको लगाता है, सैनिक में खर्च करता है। गरीबी अगर विषम परिस्थिति आ जाए तो यही पैसा का उपयोग करते हैं। खानों का भी प्रबंध। खानों का प्रबंध मतलब खानों पर राज्य का अधिकार होता है, उसमें बहुमूल्य रत्न की प्राप्ति होती है, कई प्रकार के बहुमूल्य उसमें मिलता है, तो इनका भी खनन करके उसका उपयोग करना चाहिए, तो राजा का प्रबंध होता है। सामाजिक सुरक्षा। जितने भी कार्य के बाद अब आता है लास्ट सामाजिक सुरक्षा। देश के राजा को अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा करना उसकी जवाबदारी होती है। तो देश तब सुदृढ़ होगा जब इन सारी चीजों में सभी के प्रति ध्यान अगर राजा देता है और सिस्टमेटिक ढंग से जब ये काम होता है तो प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने अपने काम में बिजी रहेगा और उसको अनेक प्रकार की जो बुराई है वो पैदा नहीं होगा, सबको सबका अधिकार मिलेगा, तो बुराई उत्पन्न नहीं होगा, जिससे सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी। लोगों में किस प्रकार किसको क्या जरूरत है उनकी पूर्ति करना राजा का कर्तव्य होता है। अब देखेंगे हम पाश्चात्य अर्थ विचारक। पाश्चात्य अर्थ विचारक में आगे देखेंगे, उसमें बहुत सारे समाज शास्त्री आए थे, जिसमें थे हैं जे.के. मेहता आए, मार्शल आए, रॉबिन्स आए और उसके बाद है जे.के. मेहता की बहुत सारी विशेषता भी है, उसका क्या बोलते हैं आलोचक भी हुए, परंतु धीरे धीरे हमने जाके देखा तो मार्शल की जो परिभाषा है उसको अच्छा माना गया है और रॉबिन्स की परिभाषा, रॉबिन्स, मार्शल, एडम स्मिथ, तीनों की परिभाषाओं को अच्छे माना गया। तीनों की परिभाषाएं देखी हैं, तीनों की आलोचना हुई है, विशेषता भी देखी और आलोचना, सब धन संबंधी विचारधारा दिए, धन संबंधी परिभाषाएं दिए। और आगे हम देखते हैं कि दोनों मार्शल की परिभाषा और रॉबिन की परिभाषा दोनों की तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, दोनों में अंतर भी बताया गया है और इस पार्ट से ज्यादा प्रश्न आता ही नहीं है। इसमें से सिर्फ आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आप ये अर्थशास्त्र की अवधारणा को लिखेंगे, याद करेंगे, और दूसरा आप मार्शल और रॉबिन्स की जो परिभाषा है उसकी तुलना, और तीसरा है
रॉबिन्स और मार्शल की परिभाषा में अंतर हम देखते हैं। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषा में तुलनात्मक अध्ययन, और दूसरा है दोनों में अंतर। धन्यवाद।